तो हेलो गाइस, मैं कृष्णा कामत विद कॉमन नॉलेज पॉइंट फिर से एक बार मैं आ चुका हूँ कार्बन कंपाउंड के फोर्थ लेक्चर के साथ। और ये बड़े लंबे समय के बाद मैं आया हूँ। तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं और उसमें अलग अलग टाइप के वेरिएशन वाले रिएक्शंस देखने वाले हैं कि किसमें क्या होता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए देखिए, हम स्टार्ट करें। जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहले की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में पहला रिएक्शन होगा कंबशन रिएक्शन। बच्चों कौन सा होगा? कंबशन रिएक्शन हम स्टडी करेंगे आज। देखते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मीनिंग क्या होता है? मेनली हिंदी में अगर देखा जाए तो जलना होता है। और किसी भी कंपाउंड को जलाने के लिए बच्चों हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो देखते हैं। और कंबशन रिएक्शन में हमें जरूरत है किसकी? रिक्वायरमेंट है O2 की। ठीक है। और सभी कंबशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट है जो फिक्स होता है। एक होता है बच्चों हीट और एक होता है हमें लाइट। ये आप याद रखेंगे कि इसमें एक मेन प्रोडक्ट है जो फिक्स होता है कि आएगा ही आएगा, एक है हीट और एक है लाइट। ठीक है। और कंबशन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है। और हम कार्बन कंपाउंड की बात करें तो हम एक सिंगल कार्बन के साथ साथ जब हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं, सिंगल कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के साथ हमें हीट और लाइट फिक्स अमाउंट में मिलने वाले है। ठीक है। मतलब हीट और लाइट कंफर्म एक ऐसा प्रोडक्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसा एक कंफर्म प्रोडक्ट है जो हमें कंबशन रिएक्शन में मिलने वाले हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमें पहला रिएक्शन दिख रहा है। अगर मैं दूसरा रिएक्शन की बात करूं तो देखते कौन सी रिएक्शन है। जब हम मीथेन का रिएक्शन, जैसे कि इसका नाम मीथेन है, आपको पता है ये मीथेन है, और मीथेन के रिएक्शन हम बच्चों ऑक्सीजन के साथ करवाए तो हमें एक तो चीज है कि CO2 हमें मिलेंगे। देन हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी मिलते हैं एंड प्लस हीट तो फिक्स है जिसे मैंने आपको बताया, एंड लाइट। डन। उसके बाद देखा जाएगा अगर मैं बैलेंस करूँ इसे तो यहाँ पे आप ये 2 कर देंगे तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे। तो ये ध्यान देना है एग्जाम में कि आप कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है। कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है। तो ये हम पहला रिएक्शन आपको बताया कंबशन का, देन दूसरा रिएक्शन बताया, तो एक लास्ट थर्ड रिएक्शन देखते हैं इसमें क्या है। तो थर्ड रिएक्शन इसमें अगर मैं बात करूं तो हम एक इथेनॉल ले लेते हैं, CH2OH प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है? इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनते हैं एंड प्लस हीट बनता है बच्चों एंड प्लस लाइट बनते हैं। तो इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो यहाँ पे आप 3 लगा दो तो देख चेकआउट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बच्चों, थोड़ा सा काम आ गया था। तो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रिएक्शंस इस प्रकार से लिख सकते हैं जिसके अंदर एक प्रोडक्ट है हीट एंड लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स होगा, जो तीनों या किसी भी केमिकल रिएक्शन में बोल सकते हैं कि वो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। एंड देन एक चीज बात है, ध्यान रखेंगे जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो दोनों साइड का इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन अगर इधर 5 है तो इधर भी होना कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं आप नोट करके। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 1 2 3। चलिए इसी में हम कुछ और एक जानकारी लेंगे। किस चीज की जानकारी लेंगे? अगर मैं इथेनॉल की बात करूं बच्चों, अगर मैं इथेनॉल ले लूं एंड एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं नेफ्थलीन एंड इथेनॉल कंपैरिजन करते हैं। तो नेफ्थलीन का अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? नेफ्थलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता है C2H5OH ये इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है एंड देन नेफ्थलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए C10H8 इसके एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है। तो क्या फर्क है इसमें? एंड देन इथेनॉल जो है वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? यहाँ पे इथेन है बच्चों, और इथेन किसमें आता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये जो है बच्चों ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो और क्या है, खास क्या है? अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस होती है। ऐसा देखा गया है कि जब इथेनॉल का कंबशन होता है
एंड नैप्थलीन का कंबशन होता है तो इसके अंदर से ब्लू फ्लेम निकलते बच्चों। कैसे निकलते? ब्लू फ्लेम। आग होती है ना, आग, आग की एकदम ब्लू फ्लेम जैसे आग हमें दिखाई पड़ती है। बट नैप्थलीन में कुछ येलो एंड रेडिश टाइप में हमें फ्लेम दिखाई देती है। तो क्या रीजन है इसके पीछे? तो ऐसा बोला जाता है केमिस्ट्री में कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है सिंगल बॉन्ड के साथ जो बॉन्डेड होते हैं, तो वो मेनली ब्लू फ्लेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लू फ्लेम बनाते हैं। अब ब्लू फ्लेम फ्लेम बनाने का एक और रीजन है कि जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी जितनी ज्यादा रहे, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी जितनी ज्यादा रहे, वो आग को ब्लू फ्लेम काफी अच्छी देती है। अब ब्लू फ्लेम ही अच्छी होती है हमारे बॉडी के लिए भी, इंसान के हेल्थ के लिए भी ब्लू फ्लेम भी काफी अच्छी होती है। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है या ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, जैसे कि ये आपको नैप्थलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा होगा, उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर ऑक्सीजन एक भी नहीं है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है, इसलिए इसके जलने पर येलो फ्लेम दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? येलो फ्लेम दिखाई पड़ते हैं। या एक और चीज हम कह सकते हैं कि अगर इथेनॉल के पास ब्लू फ्लेम है, लेकिन मैं इथेनॉल से ऑक्सीजन निकाल लूं, अगर मैं इथेनॉल से ऑक्सीजन निकालूं तो यहां पे भी मतलब इसके अंदर क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की कमी होने से ये ब्लू फ्लेम भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? येलो फ्लेम में हो जाएगा, है कि नहीं? तो इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो क्या याद रखेंगे? इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, नैप्थलीन का है ये होते हैं। दिस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मेनली ब्लू फ्लेम बनते हैं जलाने के बाद, कंबशन होने के बाद। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैसे फ्लेम बनते हैं? येलो फ्लेम बनते हैं जलने के बाद, या आप बोल सकते हैं कि जलाने के बाद। ठीक है, चलिए इसको भी रेस कर लेते हैं। तो ये भी काफी अच्छा एक टॉपिक्स था आपके लिए, तो आप लिख सकते हैं। डन, चलिए आगे। तो जिससे कि हमारा कंबशन खत्म हुआ, हमारा सेकंड जो केमिकल रिएक्शन के साथ कुछ सीखेंगे वो है बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब व्हाट इज ऑक्सीडेशन? दैट इज, जिसे बोलूंगा शॉर्टकट में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट। क्या हम बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीजन को रिएक्टेंट में ऐड कर रहे हैं उसके कंपाउंड को चेंज करने के लिए, उसके कंपाउंड को क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करने के लिए। तो वहां पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे जिस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो मेनली इस प्रकार की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो आपने ऐसे ऑक्सीजन के बारे में देखा होगा या पढ़ा होगा शायद, नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है, जिसके एडिशन से एक हम केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो किस प्रकार केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मीनिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं और क्या है इसके बाद इस वाले रिएक्शन के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि भैया ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे कहीं ना कहीं पे तो वो हमारे लिए काफी अच्छा और फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और एक चीज हम बात करेंगे, जैसे कि हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। मान लिया बच्चों को हमने ले लिया CH3 CH2 और ये हमारा OH है ना, जिसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। अब इसका कन्वर्जन हम करने वाले हैं इथेनोइक एसिड में। किसमें करने वाले हैं? तो इथेनॉल को इथेनोइक एसिड बनाने के लिए हमें नेसेंट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, है कि नहीं? इथेनॉल को हम क्या बनाएंगे? इथेनोइक एसिड बनाएंगे। तो कैसे बनेगा इथेनोइक एसिड? याद रखना, यहां से ये दो ऑक्सीजन हटा दीजिए आप, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, दो हाइड्रोजन, जो ये दो हाइड्रोजन है वो यहां से हम रिमूव करेंगे एंड एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन हम ऐड कर देंगे। ये वाला ऑक्सीजन यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा और ये OH एज इट इज रह जाएगा। ठीक है ना, इसी कंपाउंड को हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड कहते हैं। इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड कहते हैं। बट ये रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें, जैसे कि अगर मुझे इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर करवाना है यहां पे, या मान लीजिए कि इस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बट ये ऑक्सीजन तो हमें डायरेक्ट मिलेगा नहीं, हमें किसी न किसी चीज से तो चाहिए रहेगा। तो हम एक सिंगल ऑक्सीजन को, जिससे
ऑब्टेन करते हैं, मतलब ये सिंगल ऑक्सीजन हमें जिस चीज से मिलता है या जिस कंपाउंड से मिलता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट बोले, या हम इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज होता है हमें ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन निकालने के लिए, किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का? तो इसमें अगर देखा जाए तो दो प्रकार के, जैसे कि बच्चों तो एक होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या है ये? पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज होता है बच्चों। क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम क्रोमेट जैसे कंपाउंड का हम यूज करते हैं एक सिंगल ऑक्सीजन पाने के लिए। तो पोटेशियम पर मैग्नेट भी हो सकता है या पोटेशियम क्रोमेट भी हो सकता है, या बोल सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हो सकता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे आपके लिए दो लिए हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट। जो सिंगल ऑक्सीजन को हम किसी भी केमिकल रिएक्टेंट में ऐड करके उसका कन्वर्जन हम दूसरे कंपाउंड में, जैसे कि इथेनॉल का कन्वर्जन हम किसमें करवा दिए? इथेनोइक एसिड में करवा दिए। और ये ऑक्सीजन को हमें चाहिए ही चाहिए, तो हम किससे लेंगे? पोटेशियम परमैग्नेट से लेंगे, या हम लेंगे पोटेशियम क्रोमेट से या डाइक्रोमेट से मिलेगा हमें। और जिस कंपाउंड से हम ये सिंगल ऑक्सीजन लेते हैं ऐसे कंपाउंड को हम ऑक्सीडेंट या उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर है? डन। अगर ये क्लियर तो हम इसके बारे में और छोटा सा एक जानकारी देने वाले हैं। फिलहाल आप ये लिखिए 1 2 3। चलिए आगे देखते हैं। चलो अब क्या कहता है कि अगर हम पोटेशियम परमैग्नेट को KMnO4 का एडिशन हम मतलब कि एडिट कर दे हम इथेनॉल में, किसमें? इथेनॉल में। और ऐसा हम बोलते हैं कि KMnO4 ये केमिकल सॉल्यूशन जो हम केमिस्ट्री के लैब में, अगर आप 11th में पढ़ते हो तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे आपके टीचर्स ने, ठीक है, कि भाई पिंक कलर का हम KMnO4 लेंगे। क्या लेंगे? पिंक कलर का KMnO4 लेंगे, ठीक है, और हम इथेनॉल लेंगे, है कि नहीं? पिंक कलर का KMnO4 लेंगे एंड इथेनॉल लेंगे। तो जब हम एक लिमिट में पिंक KMnO4 को एडिट करेंगे, इथेनॉल के अंदर हम पॉर करेंगे, उसके अंदर मिक्स करेंगे, तो इसका पिंक कलर इसकी वजह से वैनिश हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? गायब। क्या हो जाएगा? गायब। मतलब कुछ हद तक ही इसको हम एडिट करेंगे, है ना। जैसे कि मान लेते हैं 10 ml के आसपास, कितने? 10 ml के आसपास अगर मैं इथेनॉल के सॉल्यूशंस में पिंक कलर का KMnO4 लेता हूं तो इथेनॉल की वजह से इसका पिंक कलर वैनिश हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब गायब हो जाता है बच्चों। क्या गायब हो जाता है? गायब, ठीक है। बट अगर KMnO4 का सॉल्यूशन 10 ml से या थोड़ी सी ज्यादा अगर हम ले, 10 ml से या थोड़ी से ज्यादा ले, तो ये पिंक कलर एज इट इज रहते हैं, वो वैनिश नहीं होता। अगर वैनिश करना है तो इसके सॉल्यूशन को बढ़ा दो, करेक्ट है ना। वैनिश करना है तो इसके सॉल्यूशन को बढ़ा दो, ये सॉल्यूशन कम है, ये सॉल्यूशन ज्यादा है, तो इसका पिंक कलर वैनिश नहीं होगा, ठीक है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, ठीक है। तो आपके बुक्स में काफी दिए रहते हैं, तो जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए बढ़ते आगे तरफ। थर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। बच्चों कौन सा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। देखते हैं एडिशन रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे अभी एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अभी एडिशन रिएक्शन में मिलने क्या होता है कि हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हम देखते हैं इसके अंदर। हाइड्रोजिनेशन, अभी बच्चों क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, नेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पहली बात तो ये चीज सीखेंगे हम एडिशन रिएक्शन में कि यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन टाइप एक रिएक्शन होगा, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। दूसरी चीज हम ये सीखेंगे कि कोई भी डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में कैसे होता है, और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाने के क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है, ठीक है, वो देख लेते हैं। डन। तो सपोज करो आप कि इस रिएक्शन में हमने डबल बॉन्ड वाले एक कंपाउंड लिए,
ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, ठीक है, आप नेमिंग कर सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है। तो इस डबल बॉन्ड को यहां से हमें डबल बॉन्ड हटाकर इसको सिंगल बॉन्ड करनी है, तो हमें हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, बट हाइड्रोजन को ऐड करने से काम बनेगी नहीं, तो क्या करना चाहिए, तो हमें कुछ एलिमेंट की जरूरत पड़ती है जो इस रिएक्शन को करवाने में मदद करती है, जिसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, जो हमें रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है, या हम बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन को कंप्लीट करने में हमारी मदद कर सकता है। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में या एडिशन रिएक्शन में हमें जो मदद करता है, तो दो टाइप के एलिमेंट जैसे कि प्लैटिनम होते हैं बच्चों, एक होता है निकल, एक होता है प्लैटिनम और एक होता है निकल, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में अगर मुझे करवाना है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड ये होगा, देन ये, और अगर यहां से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड था तो इसको हम किस में कन्वर्ट किए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किए। तो ये हाइड्रोजन दोनों अलग अलग कार्बन पे एक एक ऐड हो जाएगा, यहां पर एक और यहां पर एक, ठीक है, दिख रहा है। दो कार्बन का कंपाउंड डबल बॉन्ड से जुड़ा था तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड में, और दोनों कार्बन के साथ साथ ये हाइड्रोजन एक इसके कार्बन के साथ आ गया और एक यहाँ वाले कार्बन के साथ आ गया, और ये रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी, कैटलिस्ट, आपने पढ़ा होगा, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, फास्ट कर देता है ना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आपने कहां पे देखा होगा, ये आपने देखा था कि जब वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो हमें कंपाउंड बनता है वानस्पतिक घी बनता है बच्चों। क्या बनाते हैं हम लोग, वानस्पतिक घी बनाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वानस्पतिक घी। इसको करवाने के लिए हम जरूरत पड़ती है प्लैटिनम की और निकल की, करेक्ट और नॉट, ठीक है। लेकिन बट दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस देखते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब वेजिटेबल ऑयल के अंदर डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड, एंड वनस्पति घी के अंदर होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे ये बताऊंगा कि भैया वेजिटेबल ऑयल में डबल बॉन्ड है और वनस्पति घी में सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों में फायदेमंद कौन है कि नहीं, मतलब दोनों हमारे बॉडी हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, वेजिटेबल का ऑयल अच्छा रहेगा, वनस्पति का घी हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि जिस कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड होता है, जिस कंपाउंड में वो डबल बॉन्ड होता है वो हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और जिस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है वो हमारे हेल्थ के लिए काफी अनयूज होता है, मतलब बेनिफिशियल नहीं होते, ठीक है, अनहेल्दी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि डबल बॉन्ड वाले हेल्दी होते हैं एंड सिंगल बॉन्ड वाले अनहेल्दी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि अनयूज्ड होते हैं। डन, ठीक है, ये दिख रहा है कुछ आपको समझ में आया, डन, ठीक है। तो आप ये लिखिए, हम आगे बढ़ते एक लास्ट रिएक्शन की ओर, चलिए। चलो अब एक लास्ट रिएक्शन आज के लिए हम लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के इस लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। तो उस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब भाई जो पहले से जुड़ा है उसको भगा दो और दूसरे को लाके ऐड कर दो, है ना। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बार बार किसी एक ही कंपाउंड को, एक ही एलिमेंट को एक ही कंपाउंड में ऐड करना। सर समझ में नहीं आया बताओ, ठीक है, देखते हैं, करके देखते तो समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि हम एक प्रकार का मीथेन ले लेंगे, ये मीथेन है, और हम उसके अंदर करवाएंगे क्लोरीनेशन। क्या करवाएंगे बच्चों, क्लोरीनेशन in presence of light, मतलब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेनली करने वाले क्लोरीनेशन, है ना। आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, मैं क्लोरीनेशन करूंगा। क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट विच लाइट, सनलाइट बच्चों, कौन सा लाइट, सनलाइट के यूज करके। तो कहता है कि मीथेन के अंदर अगर हम क्लोरीन ऐड करें
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ के एक क्लोरीन के साथ अलग हो जाएगा, तो HCl बना लेगा, एंड यहाँ का एक क्लोरीन जो बच जाएगा यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो क्या बना लेगा, CH3Cl। फिर से एक बार, एक हाइड्रोजन हम यहां से निकाल लेंगे, यहाँ पे CH3 बच जाएगा, और एक क्लोरीन यहां से निकाल लेंगे तो HCl बन के इधर निकल जाएगा ये पार्ट, और जो बचेगा हम यहाँ पे ऐड करके ज्वाइन कर देंगे। तो ये स्टेप बार बार होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट होना, है ना। तो फिर यही चीज हम लेंगे फिर से CH3Cl, एंड फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन होगा सनलाइट के प्रेजेंस में। तो फिर से वही चीज होगा कि यहां से एक क्लोरीन और यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो HCl बना लेंगे। अब यहाँ पे बच गया बच्चों, देखो CH2, एक हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे एक Cl आ गया था, तो यहाँ पे बना ये Cl2, करेक्ट। फिर इसका रिएक्शन एक बार और होता है, CH2 Cl2 का रिएक्शन Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फिर से यहां से एक क्लोरीन और यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो ये बना लेगा HCl। देन यहाँ पे फिर से क्या बच जाएगा, CH Cl3, ठीक है। एंड लास्ट फिर से इसका एक रिएक्शन लास्ट टाइम होगा, CH Cl3 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो फिर से यहां से एक क्लोरीन और यहां का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, मतलब टोटली हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे, और ये बन जाएगा हमारा बच्चों CCl4, जो हमारा एक मेजर कंपाउंड बन के निकलेगा। क्या निकलेगा, एक मेजर कंपाउंड बन के निकलेगा CCl4, जिससे हम कहते हैं बच्चों टेट्राक्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा, सॉरी अगर दिख नहीं रहा होगा तो हम ऊपर लिख देते हैं इसे। हम CCl4 को कहां लिखे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। हम लास्ट में क्या मिला, CCl4, ये हमारा है CCl4, जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें एक मेजर कंपाउंड के रूप में मिलते हैं। कौन से रिएक्शन में मिलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मिलते हैं। क्यों इसका नाम रखा सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन बार बार हो रहा है, हर एक स्टेप में हो रहा है ना। यहाँ पे से रिमूव होके एक ऐड हुआ तो एक रिमूव हुआ, फिर यहाँ पे हमने ऐड किया 2 क्लोरीन तो एक ऐड हो गया और एक रिमूव हो गया, ये बार बार हो रहा है ना। दैट्स व्हाई दे कॉल इट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। आ रहा है प्रॉपर समझ में, है ना। तो इसी के साथ यहाँ के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होते हैं हमारे, और इसके अलावा भी हमारे इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड जैसे कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी है, जो हम लेक्चर नंबर 5 में स्टडी करने वाला है, बिकॉज वो थोड़ी सी लेंदी है इनसे और थोड़ी सी डिटेल में है, तो देखेंगे हम वो चीजें। बट ये 4 रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए काफी है, खासतौर से 10th SSC बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप वेल प्रिपेयर करें। और ये एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, खासतौर से बोर्ड एग्जाम में भी। डन, ठीक है। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बने रहेंगे आगे भी। तो आज के लिए लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो सभी बच्चों को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, एज अकॉर्डिंग टू आप कब देख रहे हैं हमारा वीडियो, ठीक है।